हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। तो हम लोग रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं और उसमें हम लोगों ने 2018-19 की तो पूरी एनालिसिस किए ही हैं। 2020 की भी पार्ट 1 हमने यूपी पीएससी की प्रीलिम्स की जो एग्ज़ाम होती है उसके पेपर की हम लोगों ने एनालिसिस की है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_PDF पे हो जाएंगी और दिस इज़ द सेकेंड पार्ट और है 2020 की। तो इसमें हम लोग 51 से लेके 100 तक के जो क्वेश्चन है वो करेंगे और थर्ड पार्ट में 101 से 150 तक का करेंगे। सो टाइम को बर्बाद नहीं करते हुए लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो आपका क्वेश्चन ये है कि विथ रेफरेंस टू द डिटेल रिपोर्ट ऑफ टाइगर सेंसस 2018 के बारे में बात की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो टाइगर सेंसस 2018 में रिलीज की है ना, इसकी रिपोर्ट 2020 में रिपोर्ट की थी, तो उसके बारे में कुछ पूछ रहा है कि तो ये 2018 में हुई थी। अब क्या है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि जो टाइगर सेंसस होती है तो उसके बारे में थोड़ा सा आप जानिए। ये उस समय करंट में था बट अभी के रिलेटेड थोड़ा सा बता देता हूँ कि टाइगर सेंसस कराती कौन है, NTCA। सो हर 4 साल पे कराती है। तो 18 में हुई होगी टाइगर सेंसस, तो डेफिनेटली टाइगर सेंसस 2022 में हुई होगी, है ना। सो जो टाइगर सेंसस है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, NGO, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये सब मिला के कराते हैं। तो ये 2018 में हुई थी, तो 2018 वाली रिपोर्ट 20 में आई थी। तो अभी 2022 की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे जो टाइगर सेंसस हुई थी उसकी बात डिटेल हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अब जो है सो इंडिया में अराउंड वर्ल्ड की जो ग्लोबल टाइगर पॉपुलेशन है, विश्व में जितनी टाइगर्स हैं उसकी 75% हमारे यहाँ है, ठीक है। और तो ये तो सही है, 75% हमारा है, मतलब 3682 टाइगर्स हैं हमारे यहाँ, है ना। और 35% जो है, ये 30% है ना, 35% जो है वो पॉपुलेशन जो है सो टाइगर रिजर्व के बाहर रहते हैं, बाकी सब तो टाइगर रिजर्व में रहते हैं। बाकी 35% जो है सो, तो ये दोनों उस समय सही थे। तो ये थोड़ी सी अपडेट हुई है नेक्स्ट सेंसस में। अब टाइगर के बारे में कुछ चीज़ें और जानते हैं कि जो सेंसस में बताया गया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है वो 785 है। तो एक ये इन्फॉर्मेशन ये याद रखिए। दूसरा जो टाइगर है वो आपको IUCN में इंडेंजर्ड में आता है और साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आती है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और इंडिया में टोटल, और ये शेड्यूल 1 में आते हैं, ये भी याद रखिए आप। शेड्यूल 1 में जो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके शेड्यूल 1 में आती हैं, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आती है और इंडेंजर्ड IUCN में आती है। इंडिया में जो टाइगर रिजर्व्स हैं वो आपको 53 टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं। जो सबसे बड़ा है टाइगर रिजर्व वो है आपको नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर आप नोट डाउन करते चलेंगे, है ना, नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्सप्लानेशन को थोड़ा देर रोक के रखिए, बट आपको PDF मिल जाती है तो आप वहाँ से अगर कुछ छूट जाता है तो आप लिख सकते हो या दोबारा देख सकते हो, है ना। ये आंध्रा में है, ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। और सबसे छोटा जो है वो ओरांग टाइगर रिजर्व है जो कि आपको असम में है। अभी जो प्रोजेक्ट, इसमें टाइगर पे एक चीज़ और याद रखिए कि जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो कब स्टार्ट की गई थी। वैसे इस पे और भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं बट 1973 में स्टार्ट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। एंड दिस इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। एक इसमें CATS आपने न्यूज़ सुना होगा कि ये CATS क्या है। सो दिस इज द कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ये क्राइटेरिया है ना, कि जो भी टाइगर साइट्स हैं जैसे टाइगर रिजर्व्स वगैरह हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट कैसा चल रहा है और टाइगर कंजर्वेशन के लिए क्या सही मैनेजमेंट चल रहा है कि नहीं, वो एक स्टैंडर्ड को चेक करने के लिए दिस द कंजर्वेशन एस्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स हैं, वो आपको है। तो ये भी आप याद रखना, कभी CATS आ गया तो आपको पता होना चाहिए। बाकी ये सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज अ ट्रांस हिमालयन रिवर, कौन से है। सिंपल सा है, हिमालय पार वाली नदी कौन कौन सी है जो ग्रेटर हिमालय से निकलती है। वो सारी हो जाएंगी। तो मेन जो 3 है वो है आपको इंडस, इंडस है, और ब्रह्मपुत्रा है जो मेन रिवर है, और एक सतलज है। तो इसमें जो एग्जाम्पल है वो एक ही है, तो सतलज हो जाएगा। झेलम गंगा, ये सब झेलम गंगा रावी ये सब ट्रांस हिमालयन में नहीं हम लोग लेंगे। आप देख सकते हो इंडस, ब्रह्मपुत्रा, सतलज, और ये इंडस है यहाँ से, है ना। झेलम है, आप देख ही रहे हो। रावी है और सतलज भी है। सतलज है हमारा यहाँ पे चेनाब है, गंगा है, यमुना है। तो ट्रांस हिमालयन जो सिस्टम है वहाँ से जो आती है वो इंडस और ब्रह्मपुत्रा भी है ना। ये पूरी सिस्टम हो गई ना। अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल वैक्सीन समिट जो 2020 में 4 जून को हुई थी उसके बारे में। तो ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है, बट आप ये याद रखिए कि 2020 में तो यूनाइटेड किंगडम की थी।
ग्लोबल वैक्सीन, लेकिन एक गावीगा GAVI गावीज ग्लोबल वैक्सीन इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस हुई है अभी 13 से 15 जून 2023 में। वो हुई थी मैड्रिड, स्पेन में। ये है ग्लोबल वैक्सीन इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस, याद रखना है आपको। और एक ना वैक्सीन समिट 2024 है, वैक्सीन समिट 2024 है। ये अभी आपको 13 से 15 नवंबर में होने वाली है। कहाँ पे होगी? बोस्टन में, ठीक है, हिल्टन वोवन बोस्टन। और वैक्सीन वर्ल्ड समिट जो है वो पुणे में हुई है 27 से 30 मार्च 2023 को। वैक्सीन वर्ल्ड समिट, वैक्सीन वर्ल्ड समिट, ठीक है। अभी वैक्सीन पे क्वेश्चन पूछा है तो मैंने जितनी भी अभी वैक्सीन की 2023 में हुई है मैंने आपको बता दी है कि 2020 में ये ग्लोबल वैक्सीन समिट हुई थी। एक ग्लोबल वैक्सीन इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस अभी हुई है 13 से 15 जून 2023 में स्पेन में। एक वैक्सीन समिट हुई थी 2024, होनी है 13 नवंबर से 15 नवंबर 2024 को बोस्टन में। और वैक्सीन वर्ल्ड समिट जो है वो आपको इंडिया में पुणे में हुई है। तो ये सारी वैक्सीन पे 2-3 जो थी वो मैंने आपको बता दी। अगला है कुछ ट्राइब्स का दिया हुआ है और कुछ लोकेशंस दिया हुआ है, तो इसके बारे में बात करनी है। जो इंडिया में मेजर ट्राइब्स है, मैंने पूरी आपको मैप दे दी है कि मेजर ट्राइब्स इंडिया में कौन कौन सी हैं। फिर भी अगर इसमें नोट करें जो अंगामीज हैं वो कहाँ पे हैं, तो अंगामीज नागालैंड के हैं। बिहरोर जो हैं वो झारखंड के हैं। जो खास हैं वो अरुणाचल प्रदेश के नहीं, ये खासी है बेसिकली, ये खश नहीं है, खासी है ना, खशी, ठीक है। सो अंगामी बिरहोर तो बिरहोर झारखंड के हैं, टोडा जो तमिलनाडु के हैं। ये खासी जो है सो मणिपुर वाली जगह पे है। इसमें आपको ना दी हुई है सारी, जैसे जितनी भी आपने इसमें देखा है। अगर आप देखो बिरहोर है, बिरहोर यहाँ भी है ना, बिरहोर यहाँ भी है ना। तो ये सारी आपको याद रखना है। टोडा देखो तमिलनाडु में टोडा है। तो इसमें जितनी भी ट्राइब्स हैं जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं, जैसे राजस्थान में भील, मीना, कठोरिया, तो ये आप याद रखें। गड्डी, गुज्जर, किन्नर, ये जो है सो। देन फिर गड्डी और बकरवाल जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे सिक्किम में भूटिया, लेपचा, ये सारी चीज़ें आप दी हुई है। तो आप इसको देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगी सारी कि इसमें कौन कौन सा है, ठीक है। अंगामी है देखो, लोठा है ना, खटामी, मिसमी, ये सब है आपको असम में। तो ये आप एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। खासी आपने देखा ना इसमें, खासी, गारो, है ना। अगला है कि सार्थक लॉन्च हुई थी 2020 में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया था। वो सार्थक क्या था? तो सार्थक जो है वो इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए, सार्थक जो है सो ऑफशोर पेट्रोल वेसल थी। सो ऑफशोर ओपी भी ऑफशोर पेट्रोल वेसल थी। इनको बनाया था गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया था, है ना। और इंडिया में जो 5 OPV हैं, है ना, वो 4th है, सीरीज में 4th है ये ऑफ सार्थक, ठीक है। ये आपको ये है, देख लो सार्थक। अगला क्वेश्चन है, कुछ लेक दिया हुआ है और उसका लोकेशन दिया गया है। तो अगर ऐसी क्वेश्चन है तो आप लेक, आप सारी जितनी भी है लेक्स आप पढ़ लो तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे एक लेक है आपका, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा, अच्छा मैच करना है, वेरी गुड। सो मैच करना है। सो साल लेक कहाँ पे है? सो साल लेक अरुणाचल प्रदेश में है। और बड़खल लेक जो है सो हरियाणा में है। लोकटक मणिपुर में है। और काली वैली झील जो है वो तमिलनाडु में है। सो आंसर आपका तो ए हो गया। लेकिन इसमें और भी अगर कोई मैप पूछा जाए तो कैसे आप करोगे? जैसे आप देख सकते हो सांबर लेक है, वूलर लेक है, इसमें सारी लेक आप दी हुई है। तो आप PDF अगर आप देखोगे, लार्जेस्ट जो फ्रेश वाटर लेक है वूलर लेक है जम्मू कश्मीर में। और ब्रैकिस वाटर लेक जो है वो चिल्का लेक है उड़ीसा में। सॉल्ट वेटर लेक जो है सबसे ज़्यादा बड़ा है वो सांभर लेक राजस्थान है। आर्टिफिशियल लार्जेस्ट लेक जो है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश में है। लॉन्गेस्ट लेक जो है वो वेमवंत लेक केरला है। हाईएस्ट हाई एल्टीट्यूड लेक जो है वो चोलामू लेक सिक्किम है। तो ये आप समझ गए। अब देखो लो, कालाई वैली तमिलनाडु, कालाई वैली जो है वो आपको तमिलनाडु में है। आप देख सकते हो यहाँ पे लोकटक लेक है, मणिपुर में है। तो ये सारी आपको, और जैसे बदकल लेक है ये हरियाणा में है। तो ये सारी लेक एक बार आप देख लेना। सोमोरोडी है, सोंग पैंगोंग सो है, ये सब भीमतल लेक कहाँ पे है, तो देख लेना एक बार इसको। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट है स्टार्टेड, पशु किसान क्रेडिट कार्ड किसने स्टार्ट किया है? किसान क्रेडिट का स्कीम तो आपने सुना है, उसी तर्ज पे हरियाणा गवर्नमेंट ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लॉन्च किया है। उसमें है कि 3 लाख तक आपको लोन मिल सकता है। अगर गाय है, अगर काऊ पे है तो मिलेगी 40,783 रुपया। और हर बोफैलो पे 60,000 रुपया। मैक्सिमम आपको 3 ही लाख मिलेगी। गोट एंड सीप पे 4,063 रुपये।
और 720 रुपये चिकन जो एग के लिए होता है, तो उसके लिए 720 रुपया मिलेगा। इसके लिए अगर 1.6 लाख तक आपको लोन लेना है तो उसको कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है ना। 7% इंटरेस्ट रेट पे बैंक आपको लोन देगी, उसमें आपको 4% देनी है, 3% सरकार देगी, आपको 5 साल के अंदर में सधाना है। तो ये हरियाणा गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी। अगला क्वेश्चन है कि अहमदाबाद इज द लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या अहमदाबाद लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है इंडिया की? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा है कि अहमदाबाद इज लोकेटेड इन मेजर कॉटन ग्रोइंग रीजन ऑफ इंडिया, सो इट हैज़ नो प्रॉब्लम। तो अहमदाबाद जो है ऐसी जगह पे है जहां पे उनको रॉ मटेरियल की इशू नहीं होती है। तो अब इसके बारे में कुछ कॉटन के बारे में जानते हैं कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सबसे ज्यादा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ कॉटन। मतलब पूरे वर्ल्ड की 38% प्रोडक्शन जो होती है इंडिया से होती है। ठीक है, कॉटन प्रोडक्शन है ना, 38% एग्रीकेज है और 23% ग्लोबल प्रोडक्शन है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, मतलब सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो यूएस है, और ये सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। और सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है। सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है? चाइना, इसके बाद इंडिया। मतलब सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 23% टोटल जो है वर्ल्ड का इसके बाद है। यहां ये चीज गलत है कि अहमदाबाद जो है लार्जेस्ट सेंटर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल है। सबसे ज्यादा जो है महाराष्ट्र है, जहां पे सबसे ज्यादा हाईएस्ट एरिया अंदर कल्टीवेशन है 41.2 लाख हेक्टेयर, और उसके बाद गुजरात है, फिर तेलंगाना है, तो अहमदाबाद सेकंड स्थान पे आता है। तो ये तो गलत हो गया। तो पहला गलत हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा, क्योंकि दूसरा फिर ट्रू होना है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। अब सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल मिल भी आपको महाराष्ट्र में है, लेकिन अहमदाबाद को कुछ कारण है कि अहमदाबाद वडोदरा इंडस्ट्रियल रीजन है वो कॉटन के लिए क्यों फेमस है। तो उसकी कुछ रीजन से मैंने यहाँ पे लिख दी है कि सबसे पहले तो वहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और ईजीली आपको रॉ मटेरियल मिल जाती है, क्लाइमेट वहाँ की सूटेबल है, लैंड बहुत आसानी से मिल जाती है मिल विल बनाने के लिए। और चूंकि जो अहमदाबाद है वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया गुजरात की है, तो वहाँ पे स्किल लेबर और एसएमई स्किल भी मिल जाती है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, पोर्ट भी वहाँ पे पास में है। तो इसलिए अहमदाबाद जो है सो वो अहमदाबाद जो है सो आपको ज़्यादा ग्रोइंग रीजन है, कॉटन ग्रोइंग रीजन, और ये जो है सो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और यहाँ पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत फल फूल रही है। 27 जुलाई 2020 को प्राइम मिनिस्टर जो है 3 आईसीएमआर नए लैब की ये किए थे, इनाग्रेशन किए थे। दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू अभी के समय में, बट आप समझ लो इसको कि उन्होंने क्या किया था, कोविड में जो टेस्टिंग कम हो रही थी, तो टेस्टिंग को करने के लिए 3 लैब को, 3 जो आईसीएमआर के लैब थी उसको जो है सो टेस्टिंग सेंटर में बदला था। तो वो उसमें था आपको कोलकाता, नोएडा और मुंबई, है ना। तो ये आपको याद देख लेना एक बार, है ना। आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिवेंशन एंड रिसर्च नोएडा, आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ मुंबई, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की व्यवस्था की गई थी। अगला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज। अब स्वाभाविक है कि यंगेस्ट की अगर बात करें तो हिमालय वाली कोई भी होगी तो वही होगी, है ना। क्योंकि अगर बात करो माउंटेन रेंज की, तो जो हिमाद्री अरावली आपको पता ही है राजस्थान की तरफ है, विंध्या मध्य प्रदेश की तरफ है, वेस्टर्न घाट आपको साउथ में है। हिमाद्री रीजन जो है वो जो है सो सबसे यंगेस्ट माउंटेन है। हिमालय को यंग माउंटेन बोला भी जाता है। नाउ यू कैन सी दिस इज द अरावली रेंज, मैंने बोला है। देन आपको विंध्या रेंज है यहाँ पे, देन ये वेस्टर्न घाट है, बाकी ये इधर ईस्टर्न घाट है, सतपुरा रेंज है ना। और ये जो आती है शिवालिक रेंज वगैरह हिमाद्री रेंज आ गई। क्लियर। अगला है कि कौन से एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश की है जिसको इंटरनेशनल स्टेटस 2020 में दिया गया था यूनियन कैबिनेट ऑफ इंडिया के द्वारा। इंटरनेशनल स्टेटस किस दिया गया था, देखो। तो अब याद रखो ना, इसमें क्या याद रख सकते हो, उत्तर प्रदेश में एक्चुअली 3 एयरपोर्ट है मेनली। लखनऊ एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट, है ना, और कुशीनगर एयरपोर्ट। ठीक है, तो इन सब, कुशीनगर को उस समय था तो कुशीनगर आंसर है, बट लखनऊ एयरपोर्ट जो है वो भी चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। वाराणसी एयरपोर्ट को लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और कुशीनगर को इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि कुछ नेशनल पार्क दिए हुए स्टेट थे। मैंने सारी नेशनल पार्क्स आपको लिख के दे दी है, इसमें आप देख सकते हो। जैसे अगर आप बात करते हैं कि इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ पे है, मोलेम नेशनल पार्क कहाँ है, कलेश्वर कहाँ है, और बेतवा कहाँ है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करें नेशनल पार्क की, तो आप देख लो इसमें कौन कौन सी हैं आपकी। इसमें आपको देखो,
4 स्टेट आपको दी हुई है, वन इज द झारखंड, हरियाणा, गोवा और छत्तीसगढ़। तो गोवा की अगर हम लोग बात करते हैं तो गोवा में तो एक मोलेम है, मतलब ये तो ठीक है कि गोवा में मोलेम है। नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन कौन है आपको याद रखना चाहिए। वन इज द गुरु घासीदास जिसको संजय भी बोलते हैं, वन इज द इंद्रावती और एक कांगर वैली। तो इंद्रावती तो आपके ऑप्शन में है, तो गोवा मल्लम और इंद्रावती छत्तीसगढ़। इसके बाद अगर बात करें हरियाणा का, देखिए आप हरियाणा में अगर आप देखते हो तो हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर दो है, तो कालेश्वर भी आपके ऑप्शन में है, तो हरियाणा। एंड बेतवा जो है झारखंड में, देख लेते हैं कि कौन कौन सी है, बाकी आप इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू करना है ना, कि ऐसे बस अभी देख लिया नहीं, ये पीडीएफ से आप इसको बढ़िया से देखना। झारखंड में इट्स अ बेतला नेशनल पार्क, नॉट बेतवा, इट्स अ बेतला नेशनल पार्क, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं है, बट दिस इज द, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री नॉट इलेक्टेड इन जून 2020 नॉन परमानेंट मेंबर की जो सिलेक्शन हुई थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 21-22 के लिए, फॉर द ईयर 21-22 के लिए, उसमें कौन सी कंट्री का सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो मतलब आपको पता होना था कि उसमें कौन कौन सी कंट्री थी, तो आपको पता होगी कि परमानेंट मेंबर जो होता है तो उस समय की न्यूज़ थी। अभी कौन कौन सी नॉन परमानेंट है मैं बता देता हूँ आपको। परमानेंट में कौन कौन है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, ठीक है। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके और यूएसए, ये परमानेंट मेंबर्स हो गए। नॉन परमानेंट मेंबर में बात करें तो अभी है अल्बानिया, ब्राजील, इक्वाडोर, गैबन, घाना, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक, स्विट्जरलैंड, यूएई। ये आपको 10 नॉन परमानेंट है, 5 परमानेंट मेंबर है, ठीक है। तो अभी का आप याद रखेंगे। अगला है कुछ मिनरल दिया है और माइनिंग सिटी दिया है और बोला इसमें से कौन सा बता दो कि सही मिला हुआ है ना। तो अगर बात करें कि जो बालाघाट माइन है, बालाघाट माइन वो कहाँ पे है। बालाघाट माइन मध्य प्रदेश में है, खेतरी माइन राजस्थान में है, और सिंहभूम जो है वो आपको नॉट करेक्ट पूछ रहा है ना। चित्रदुर्गा जो है, चित्रदुर्गा ये आपको किस चीज़ के लिए फेमस है, तो बल्लारी चित्रदुर्गा जो है, बल्लारी और चित्रदुर्गा ये जो रीजन है वो आयरन ओर के लिए फेमस है, बट यहाँ पे कॉपर लिखा है तो पहला नहीं होगा, तो नॉट पूछ रहा है ना, तो इसी दोनों में से कोई होगा, है ना। तो चित्रदुर्ग रीजन, चित्रदुर्ग और बेल्लारी ये जो है सो आयरन ओर के लिए फेमस है। आपको अगर कॉपर की बात करें तो हमारा बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश चले जाइए, खेतरी माइंस राजस्थान चले जाइए, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड चला जाइए, दीज आर द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द कॉपर। चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, बल्लारी ये कर्नाटक का आयरन ओर का रिजर्व है, तो आयरन ओर बल्लारी ये तो सही है। इसके बाद अगर बात करें उड़ीसा में मैग्नीज का बहुत सारा प्रोड्यूसर है, तो उड़ीसा की जो मेजर माइंस हैं कौन कौन सा माइन है उड़ीसा की, इसमें आपको उड़ीसा की जो मैग्नीज की माइंस हैं उसमें विलवारा नहीं है, ठीक है, ये विलवारा नहीं है। कौन कौन सी है मैग्नीज का, बुनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहंडी, बोलांगीर, ये सारी है। तो 1 और 3 गलत है, और बॉक्साइट जो है वो कटनी में मिलता है ना, कटनी, बालघाट, जबलपुर ये सब जगह पे मिलता है। तो दूसरा और चौथा आपका सही है, पहला तीसरा गलत है, आपसे गलत पूछ रहा है, तो 1 और 3। बाकी मैंने ये डायग्राम दे दी है यहाँ से, यू कैन सी। क्वेश्चन है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में, उसके बारे में क्वेश्चन है कि इन्होंने ड्राफ्ट किसने किया था। क्या इन्होंने डॉक्टर के कस्तूरी रंजन ने किया था, बिल्कुल। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 में आई, उससे पहले कब आई थी, 1968 में आई थी और 1986 में आई थी। अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट ने एक कमेटी बनाई थी के कस्तूरी रंजन के, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के, इसमें कि भैया आप नेशनल एजुकेशन के लिए बनाइए, और इट विल रिप्लेस द प्रीवियस एजुकेशनल पॉलिसी विच हैज़ बीन फॉलोड सिंस लास्ट 38 ईयर्स। 38 ईयर्स की बात है, तो आप देख ही रहे हो कि लास्ट जो है वो आपको 1986 में बना था, तो 1986 में बना था, तो उससे आपको 38 ईयर्स नहीं होती है, दिस इज रॉन्ग। मतलब आपको ये पता होना चाहिए था कि इससे पहले कब कब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। क्लियर। तो ये 14 और 20 34-35 ईयर्स हुए, और ये 38 ईयर्स दिया हुआ है। इसका मतलब कि 2020 में जो आई थी उससे पहले कितना साल पहले आई थी, ये तो क्वेश्चन था ना आपका। इसकी बहुत सारी है, जैसे इन्होंने
10+2 को 5+3+3+4 सिस्टम में ले आया, 4 साल की बैचलर है, वोकेशनल एजुकेशन है, 6th क्लास से कोडिंग है, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको इसमें दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि जो वैली ऑफ कश्मीर है वो किस किस के बीच में सिचुएटेड है। सो वैली ऑफ कश्मीर जो है वो आपको पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज के बीच में है, ठीक है। और जो बड़ा बंगाल वैली है वो आपको कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में है, ठीक है। तो ये सब ठीक है। अब इसमें ना कुछ रेंज दी हुई है आपको इसमें, जैसे कांगड़ा वाला तो हिमाचल प्रदेश हो गया, तो धौलाधर रेंज है। देखो आप इसमें देखो, यहाँ पे वैलीज हैं, कुछ कुछ वैलीज की इसमें नाम लिखी हुई है ना। जैसे पोखरा वैल्यू है, काठमांडू वैली है, वैली है ना। तो अब इसमें और देख लीजिए आप, इसमें धौलाधर वाला है, पीर पंजाल है, देखो कश्मीर वैली है ना। तो धौलाधर हो गया, क्लियर। ये मसूरी रेंज है। तो ये आपको वैली ऑफ कश्मीर जो होगा, कश्मीर वैली जो है वो पीर पंजाल और जो मेन हिमालय जो नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट बाई द पीर पंजाल रेंज एंड नॉर्थ ईस्ट बाई द मेन हिमालयन रेंज के बीच में है ये, ठीक है। पीर पंजाल और हिमाद्री रेंज के बीच में। सो दिस इज द पीर पंजाल और हिमाद्री इधर वाला, क्लियर। और भी बहुत सारी हैं, आप देख सकते हैं, पटकाई बूम, नागा हिल्स वगैरह सारी देख सकते हैं। नाउ ये जो महाभारत जो है, सो महाभारत रेंज जो है सो यहाँ पे है महाभारत, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट यूनिट टेरिटरी लॉन्च इलेक्ट्रिक व्हीकल, अब तो बहुत सारे लोगों ने निकाल लिया, बल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है सो उस समय 2020 में दिल्ली ने निकाला था। उसमें क्या था कि जो हमारी जितनी भी टू व्हीलर्स हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसको हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना है। तो वो पॉलिसी दिल्ली ने लाई थी उस समय। अगला क्वेश्चन है कि जो यमुना रिवर है उसकी ट्राइब्यूटरी के बारे में है, वेस्ट टू ईस्ट से जानी है। तो यमुना रिवर की जो ट्राइब्यूटरी है वो कौन कौन है, तो अगर आपको दिखे डायग्राम देखे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये यमुना रिवर है आपका, ठीक है। अब यमुना रिवर की ट्राइब्यूटरी आप देख लो कौन कौन सी है। तो पहले तो अगर हम बात करें, आपके पास जो ऑप्शन है बेतवा, बेतवा है ये। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है केन है, देन सिंध है, देन चंबल है। अब वेस्ट टू ईस्ट में बोल रहा है, तो अब देख लो, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अब देख लो वेस्ट टू ईस्ट में कौन होगा सबसे पहले। सो फर्स्ट जो होगा वो होगा चंबल, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल चंबल सिंध बेतवा केन। कौन सा आंसर हो जाएगा ये, क्लियर। ये आपको डायग्राम देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि फूड विजन 2050 प्राइज अगस्त 2020 में मिला था, वो किसको मिला था। तो पहले तो है कि फूड विजन प्राइज कौन देता है। तो एक यूएसए की बेस्ड रॉक फेलर फाउंडेशन है, वो सिलेक्ट करती है, और उन्होंने नांदी फाउंडेशन को दिया था। नांदी फाउंडेशन जो है गर्ल्स को, यूथ को और फार्मर्स को वो क्या कहते हैं उसको, फैसिलिटी देने के लिए करती है। और नांदी को इसलिए दिया गया था कि बिकॉज नांदी जो है सो फॉलो करती थी आर्कोनॉमिक्स मॉडल। व्हाट इज द आर्कोनॉमिक्स मॉडल। आर्कोनॉमिक्स मॉडल जो है वो ABCDEFGH फ्रेमवर्क पे वर्क करती है। नाउ ये ABCD क्या है, A फॉर एग्रीकल्चर, B फॉर बायोलॉजी, C फॉर कंपोस्ट, D फॉर डिसेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, E फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, F फॉर फैमिलीज, G फॉर ग्लोबल मार्केट्स एंड H फॉर हेडस्टेंट्स, इनोवेशन के बारे में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नांदी फाउंडेशन चूंकि इस फ्रेमवर्क पे वर्क करती है न्यूमेरिक्स मॉडल पे, इसीलिए इसको नांदी फाउंडेशन को रॉकफेलर किसके लिए काम करती है, गर्ल्स, यूथ, फार्मर्स के लिए। रॉकफेलर फाउंडेशन सेलेक्ट करती है और वो देती है, और इन्होंने इसको दिया था। इनको टॉप 10 विजनर्स में वर्ल्ड में बोला गया था। फूड सिस्टम जो ये हैदराबाद की है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल फाउंडेशन तो आपको पता है, ये चाइल्ड के लिए काम करती है, NGO है ना, चाइल्ड हेल्थ के लिए। अगला है कुछ कंट्री है, और उस कंट्री के आयरन ओर के बारे में बात किया गया है। तो जो ये आपका जैसे करागंडा है, करागांडा है, क्रिवोई राग है, नोरेमंडी है और पायरेनीज है। तो कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो ये जो है कजाकिस्तान का है, बिल्कुल सही है। जो क्रिवोई राग है यूक्रेन का है, ये भी सही है। नॉर्मैंडी जो है ये फ्रांस का है, ना कि जर्मनी का है। और पायरेन्स जो है सो ये फ्रांस का है, बिल्कुल सही है। तो नॉट पूछ रहा है तो आंसर तो ये हो गया। और नॉर्मैंडी कहाँ की है, फ्रांस की है। अब अगर हम बात करें, अब जैसे कि आयरन ओर की बात अगर कर रहे हैं,
तो इंडिया का अगर आप देखोगे तो इंडिया की जो प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, जैसे बाइलदिला आयरन ओर है ना, छत्तीसगढ़ की, तो ये इंडिया की है। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड टॉप 5 लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसिंग कंट्री जो है सब फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया। और सबसे ज़्यादा वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ पे है क्रूड आयरन ओर का, वो भी है ऑस्ट्रेलिया। मतलब प्रोड्यूस भी सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया। और इंडिया का कौन सा पोजीशन है? 1 2 3 4 5 6 7। इंडिया वर्ल्ड्स में 7वां नंबर है रिजर्व रखने में, और प्रोड्यूसिंग कंट्री में इंडिया आता है 4th। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पहला फर्स्ट एवर कंटेनर शिप फ्रॉम कोलकाता पोर्ट टू अगरतला वाज सेंट थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट ऑफ बांग्लादेश? पहला कंटेनर भेजा गया था कौन सी पोर्ट पे? तो ये है, ये सारी जितनी भी पोर्ट्स हैं ना सब बांग्लादेश की हैं। पोर्ट ऑफ पायरा जो बांग्लादेश में है, बेनापोल लैंड पोर्ट है, ये भी लार्जेस्ट लैंड पोर्ट ऑफ बांग्लादेश है। चिटागोंग तो है ही, तो ये चिटागोंग से, चिटागोंग से गया था सबसे पहले 2020 में। ये भी करंट अफेयर्स की क्वेश्चन है, बट चिटागोंग पोर्ट कहाँ पे है, और बाकी जो ये पोर्ट है मेलोटी, पायरा, ये सब जो है सो बांग्लादेश की पोर्ट है। अगला है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रस फ्रूट इज वेल डेवलप्ड? अब सोचो, जो सिट्रस फ्रूट होती है वो कहाँ पे होती है इंडिया में? थोड़ा सा सोचो कि सिट्रस फ्रूट जो होती है वो जहाँ पे थोड़ा सा बारिश होती है, रेनी वाटर विंटर्स वगैरह होती है, वहाँ पे होती है। जैसे देख लो आप, जम्मू कश्मीर वगैरह में होती है, हिमाचल प्रदेश में होती है। सिट्रस फ्रूट लेमन्स हो गए, ऑरेंज हो गए, ये सब जितनी भी हैं, तो मेडिटेरेनियन रीजन में जहाँ यूनाइटेड किंगडम वगैरह है वहाँ पे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि एक अवार्ड है कि किसको मिला था लाइफ टाइम एक्सेलेंस अवार्ड इन अर्थ सिस्टम साइंस 2020 में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस क्या है कि नेशनल अवार्ड्स देती रहती है कुछ कुछ फील्ड में, है ना। तो ये जो है सो अवार्ड देती, तो उस समय इन्होंने दिया था अशोक साहनी को, नॉट इम्पोर्टेंट। अभी जो है एक हर्ष कुमार गुप्ता है, इनको लाइफ टाइम एक्सेलेंस अवार्ड मिला है। और ये 27 जुलाई को हर बार देते हैं। 27 जुलाई को इसलिए देते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का फाउंडेशन डे है 27 जुलाई, तो उसके ओकेजन पे हर साल ये कुछ अवार्ड्स देते हैं। उसमें एक लाइफ टाइम एक्सेलेंस अवार्ड भी है जो इस साल हर्ष कुमार गुप्ता को मिला था। अर्थ सिस्टम साइंस में जो काम कर रहे हैं, वेरियस फील्ड ऑफ अर्थ सिस्टम साइंस में जो काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कुछ ट्रॉपिकल साइक्लोन के नाम हैं और कितनी बार हम लोगों ने किया है और कौन सी कंट्री। जैसे ये है बैगुओ जो है वो फिलीपींस है। हरिकेन जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। देन टाइफून है, टाइफून आपकी चाइना है। और विली ऑस्ट्रेलिया है। सो द आंसर इज बी। और भी है कुछ, एक टाइफू होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। सो दैट टाइफू जो है वो जापान का है। दीज ऑल आर द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, बस नेम चेंज है। अगला क्वेश्चन है यूट्रोफिकेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही। सो व्हाट इज द यूट्रोफिकेशन, और यूट्रोफिकेशन क्या करता है? यूट्रोफिकेशन किसी वाटर बॉडीज में होती है, जैसे कोई लेक है, कोई रिवर है, कोई ओशियन है, वहां पे इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो गई, न्यूट्रिएंट्स में क्या हो गया, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, ये बढ़ गई। अब ये कहाँ पे आएगी, लेक में कहाँ से जाती है? आप फर्टिलाइजर रखते हो, वो धुल धुल के जाती है और वहां पे जमा हो जाती है। तो न्यूट्रिएंट्स जब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो एल्गी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी होगी। और बाकी जितनी भी एक्वेटिक प्लांट से जब न्यूट्रिएंट मिलेगी तो वो ज़्यादा ग्रो होगी। जब वो ग्रो होगी तो वहाँ पे क्या होगी, वाटर बॉडी में एक बायोलॉजिकल डिजर्ट्स हो जाएंगे। मतलब उसमें क्या हो जाएगी कि ऊपर में पूरा जम गया तो नीचे ऑक्सीजन नहीं जाएगा। सो ऑक्सीजन जब लेस होगा तो वो एल्गल बूम्स हो जाती है। तो डिक्रीजेज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऊपर में अगर सारी हो गई तो नीचे ऑक्सीजन नहीं जाएगा, और न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ ए वाटर बॉडी, दोनों सही है। ये एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि डार्लिंग रेंज जो है वो कहाँ सिचुएटेड है। तो डायग्राम देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये डार्लिंग रेंज है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। ये तो पता है ऑस्ट्रेलिया की कौन सी कोस्ट पे है, तो आप डायग्राम देखोगे तभी समझ में आएगी। तो सी द डायग्राम, ये साउथ वेस्टर्न साइड पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें अब देख लो, अभी प्रोजेक्ट टाइगर की बात मैंने किया था। प्रोजेक्ट टाइगर क्वेश्चन आ गई कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आई थी, 1972 में आई थी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब आई थी, 2002 में आई थी। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में आई थी और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में आई थी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आई थी कि जो कंट्री में वाइल्ड एनिमल्स है, बर्ड्स हैं, प्लांट स्पेसीज हैं, उनको सिक्योरिटी, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी देने के लिए आई थी।
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आई थी, जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं, है ना, उसको सस्टेनेबल यूज करने के लिए, एंड टू यूज द नॉलेज ऑफ द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज लोकल कम्युनिटी के साथ के यूज करने के लिए आई थी। तो ये आपको बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट हो गई। प्रोजेक्ट एलिफेंट की कंजर्वेशन के लिए आई थी। प्रोजेक्ट टाइगर 1970 में बंगाल टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए आई थी। तो आंसर इज दिस, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज एसोसिएटेड विद इंडियन ओशियन। कौन सी ओशियन करंट जो है वो इंडियन ओशियंस के हैं, जैसे फ्लोरिडा है, एगुलेस है, कैनरी है, क्यूराइल है। अब इसमें क्या है ना कि कन्फ्यूजन नहीं होनी है इसमें, और इसकी तो एगुलेस आंसर होगा, इंडियन ओशियन में कौन सा है। अब सी, ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है, तो ये इंडियन ओशियन में कौन सी करंट है, एगुलेस। अगर बात करें आप बाकी जो करंट्स हैं आपकी इसमें दी हुई, जैसे दे आर गिविंग अ कैनरी करंट, सो कैनरी करंट दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है फ्लोरिडा करंट, कैनरी, फ्लोरिडा, और एक क्यूराइल। तो वो किधर है, तो वो आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसमें, ठीक है। तो ये आपका कैनरी हो गया, यहाँ पे आपको फ्लोरिडा दिया नहीं हुआ है, यहाँ फ्लोरिडा करंट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्स थ्रू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ये क्या होता है कि जो केमिकल का मूवमेंट की बात कर रहा है, मूवमेंट न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट की बात कर रहा है। तो न्यूट्रिएंट्स जो इट्स अ बायो जियो केमिकल साइकिल। ये होता है कि जो मूवमेंट और ट्रांसफॉर्मेशन जो केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का होता है बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो वो होता है बायो जियो केमिकल साइकिल। और इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन आपको पता ही है कि जो इकोसिस्टम में पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम होने पे जो चेंज होती है, दैट्स अ इकोलॉजिकल सक्सेशन। और लाइफ साइकिल या बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल जो होता है, दैट्स अ स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो आंसर क्या हो जाएगा, बायो जियो केमिकल साइकिल होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ इथनिक ग्रुप दिया हुआ है और कंट्री दिया हुआ है, कहाँ पे कौन मेजर है। सो जीव जो होता है, जीव्स वाले जो लोग हैं, दैट्स अ इथनो रिलीजियस ग्रुप। ये मेजरली आपको जीव जो है वो इजराइल में रहते हैं। और टेडा जो है वो सेंट्रल सहारा जो है वहाँ पे चाड, नाइजर, लीबिया, उसमें के लोग को, इथनिक ग्रुप को ये बोलते हैं। एंड बेजा जो है वो आपको सूडान, इजिप्ट, इरिट्रिया में जो है यहाँ पे हैं। लूर जो है, सो लूर जो है ईरानियन पीपल होते हैं, जो वेस्टर्न ईरान में रहते हैं, उसको लूर बोलते हैं। सो दैट्स अ ईरान। सो दिस इज द आंसर डी, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है, सेव द सॉइल मूवमेंट, इंडिया में कहाँ पे स्टार्ट हुआ था। तो मिट्टी बचाओ आंदोलन जो है सो 1977 में स्टार्ट हुआ था, और ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें लोकल फार्मर्स लोग एक जगह इकट्ठा हो गए थे, एंड देन दे आस्किंग फॉर द कंपनसेशन ऑफ द लैंड्स में अफेक्ट जो होती, जो एक वहाँ पे तवा डैम है। सो उस तवा डैम से के कारण से सैलिनिटी बढ़ गई थी, उसके वाटर लॉगिंग के कारण, और ये सैलिनिटी बढ़ गई थी तो मिट्टी में, तो उसके लिए कंपनसेशन मांग रहे थे यहाँ के लोग, ठीक है। तो तवा डैम जो बनी थी उससे प्रॉब्लम थी 1977 में। तो ये याद रखना है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कुछ कंट्री है उसकी कैपिटल है, तो आपको जैसे बामाको है, ये कहाँ की कैपिटल है, ये बामाको की कैपिटल कहाँ है। और इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं सही है। सो मोरक्को का जो कैपिटल है वो राबत है, मोरक्को का रबात है, बिल्कुल सही है। ट्यूनीशिया का ट्यूनिस है, नाम से क्लियर है। अल्जीरिया का अल्जीयर्स है। केप वर्डे का ना ये नहीं है, केप वर्डे का जो है वो है प्रेया, प्राइया, ठीक है, प्रेय जो भी बोलिए आप इसको, ये है। और बमाको जो है वो आपको माली की सिटी, बमाको इज द कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ माली, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट हमको फायदा करता है अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, क्योंकि सारी नहीं जाती है रिफ्लेक्ट होकर, तभी तो टेम्परेचर, अगर सारी रिफ्लेक्ट होकर चली गई आपकी जो भी सन से लाइट आती है तो आपको तो ठंड लगेगी। तो अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट से क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा बना रहता है, तो अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ना हो तो क्या होगा, इट्स अ -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगी अगर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट ना हो। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी जरूरी है ना, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -18 डिग्री सेल्सियस ये होगा। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में पोस्ट मासबुर्ग ये जो है एरिया जो है साउथ अफ्रीका का, वो किस चीज़ के लिए, कौन से मिनरल के लिए फेमस है। तो ये जो है मैंगनीज मिनरल के लिए फेमस है।
अगला क्वेश्चन है, द इंटायर सिक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसफुली चेंज इन ए पर्टिकुलर एरिया, पूरी कम्युनिटी चेंज करती है, वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होती है वो मैंने आपको बताया था कि एक प्रोसेस है जिसमें स्पेसीज और हैबिटेट जो है किसी एरिया का बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड में चेंज हो जाती है। तो ये तो होगी नहीं, है ना, पर्टिकुलर एरिया सक्सेसिवली चेंज हो रही है ना। और एक ये होती है सियर। सियर जो होता है कि जो डिफरेंट प्लांट कम्युनिटी जो होता है चेंज करती है टाइम के साथ साथ, है ना, क्लियर, उसको सेरल कम्युनिटीज भी बोलते हैं। ये हो गया। अब अगर पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करें तो पिरामिड ऑफ बायोमास जानते ही, आप ऐसा जो पिरामिड आपने पढ़ा होगा, है ना, कि पहले 1000 kg है, फिर घास को रैट खाया, ये डियर खाया 100 kg, फिर उसको ये खा लिया तो 10 kg, और इसको फिर ये खाया तो टॉप कार्निवर तो 1 kg। तो इस तरह से होती है। एक इन्वर्टेड में भी होता है ना। अगला क्वेश्चन है, कुछ माउंटेन है उसकी कंट्री है, मैं पूरी माउंटेन की लिस्ट आपको बता देता हूँ। एटलास है, एटलास जो है सो किस कंट्री का है? सो एटलास माउंटेन जो है वो आपको यहाँ पे मोरक्को में है। किलिमंजारो जो है, माउंट किलिमंजारो, ये तंजानिया में है। चिम्बरोजो जो है वो इक्वाडोर में है, और पायरिन्स जो है वो फ्रांस स्पेन में, फ्रांस एंड स्पेन के बॉर्डर पे है। तो आंसर इज ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल सब्सटेंस कंटेंट, जिसमें Fe है। तो ये जो है सो अगर क्लोरोफिल की बात करें तो क्लोरोफिल जो होती है C55H72 Mg N4। कभी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मैग्नीशियम किस में है, तो वो क्लोरोफिल में है। तो इसमें तो देखो Fe नहीं दिख रहा है, तो क्लोरोफिल होगा नहीं। कॉलेजन जो होती है वो भी वही चीज़ है, C57H91N19O16। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि Fe नहीं है, ये भी नहीं हुआ। केराटिन जो होता है नाखून वाला, उसमें C28H48N2O32S4। तो इसमें भी Fe नहीं दिख रही है। मायोग्लोबिन जो है सो ये हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों है, तो वो जो है सो उसमें आपको ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है ना। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स इसको बोलते हैं, जो एक कंपाउंड रखती है, उसका नाम है हेमी-बी। और इस हेमी-बी की संरचना ऐसी होती है, देखो यहाँ पे Fe है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? मायोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मलेशिया में किंता वैली करके है, तो किंता वैली किस चीज़ के लिए फेमस है? तो किंता वैली जो है वो मलेशिया में जो है उसका आपको फेमस है टीन के लिए। किसके लिए? टीन प्रोडक्शन के लिए। और ये जो वैली है वो एक रिवर किंता से फेमस है, किंता। और किंता जो ट्राइब्यूटरी है वो किसकी है? पेरक रिवर, पेरक रिवर की ट्राइब्यूटरी है, जो फ्लो करती है टिटवांगसा माउंटेन और केल्दांग रेंज से। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, किंता रिवर और पेरक रिवर आप याद रख सकते हो। अब अगर किसी जीन का बेस सीक्वेंस को चेंज करना है तो उसको क्या बोलेंगे? नो, ये जो टर्म है म्यूटेशन, फ्यूजन, क्लोनिंग, ब्रीडिंग, उसके बारे में समझिए। जो म्यूटेशन होती है वो म्यूटेशन में क्या होता है कि डीएनए का बेस पेयर चेंज हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ सम इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे अल्ट्रावायलेट लाइट है, डीएनए रेप्लिकेशन में कुछ किया, तो आपको इन्वायरमेंट चेंज के कारण आप इतना समझ लीजिए कि हमारे डीएनए का बेस पेयर सीक्वेंस चेंज हो जाता है, दैट्स अ म्यूटेशन। क्लोनिंग क्या होता है कि सेम जैसा बनाते हैं, आप क्लोन सुने होंगे, है ना, एग्जैक्ट जेनेटिक रिप्लिका ऑफ अ सेल, जैसा सेल है उसी तरह का बनाने के लिए, किसी टिश्यू को या ऑर्गेनिज्म को सेम बनाने में, तो क्लोनिंग हो गई। फ्यूजन क्या होता है? यूनिसेल्युलर सेल जो होते हैं वो कंबाइन करके एक मल्टी सेल्युलर सेल बना देते हैं, दैट्स अ फ्यूजन। और ब्रीडिंग होता है, इट्स अ प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया ब्रीडिंग। ये आपको एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि कौन सी कंट्री इक्वेटर से पास कर रही है, कौन सी नहीं कर रही है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इसमें ये आपको गैबोन नहीं पास करती है, और नहीं पास करती है कौन कौन, नहीं गैबोन तो पास करती है, इसमें नहीं पास करती है आपको गीना और रवांडा। ये अगर आपको डायग्राम थोड़ा भी याद होगा तो समझ जाओगे। बाकी आप इसमें देख सकते हो कौन कौन सी कंट्री, 13 कंट्री टोटल पास करती है। तो 13 कंट्री देख लो, कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील, इधर आपको 3 हो गई। देन साउथ अफ्रीका में देख लो, कॉन्गो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साओ टोम एंड सोमालिया, युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और गैबन और केन्या। इधर मालदीव्स और इधर इंडोनेशिया, कीराबाती।
ये सारी 13 कंट्री हैं। अब है कि कौन सी चीज़ें फायर अलार्म में यूज होती है। फोटो सेल्स होती है यूज की, बिल्डिंग सिस्टम में फायर अलार्म लगाई जाती है, जिसमें आपको स्मोक्स हो गई, स्मोक फायर, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, उसको क्या करती है, डिटेक्ट करती है और फिर बताती है। सो दैट्स अ यूज है फोटो सेल्स। सो फोटो सेल्स आर यूज्ड इन फायर अलार्म, स्मोक को डिटेक्ट करने के लिए। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन ऑफ पंचायती राज सिस्टम। मैंने सारी पार्ट आपको बता दूँ, मैं इसमें बता देता हूँ एक जगह। इस पर क्वेश्चन आते हैं खूब। जैसे इसमें थर्ड पार्ट में क्या है, तो थर्ड पार्ट में 12 से 35 है, जो है दे आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट। सिक्स पार्ट में बात करें अगर, तो 152 से 237 आर्टिकल तक है, और ये बात करती है अबाउट द स्टेट गवर्नमेंट। और 4A में आपको पता ही होगा 51A आर्टिकल, जो कि फंडामेंटल ड्यूटी की बात करती है, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में आई है। अभी पंचायती राज सिस्टम की बात कर रहा है, और ये बात करते हैं हम लोग 9 है, 9 में है अबाउट द पंचायत। 243A से लेकर के 243O तक ये बात करते हैं पंचायत में। बाकी मैंने सारी सिस्टम, तो आंसर तो ये हो गया, बाकी मैंने पूरी पार्ट का इसमें दे दिया, आप एक बार देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक। नाउ व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक? ये ऐसी प्लास्टिक मटेरियल होती है थर्मो, जिसको अगर आप सॉफ्ट करते हो और उसको मेल्ट कर देते हो, तो जब इसको कूल होगा तो फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा, है ना। तो इसको फिर से रीसेप कर सकते हैं, मतलब रीयूज कर सकते हो। जैसे उसमें पॉलीथीन हो गई, पॉलीस्टायरीन हो गई, PVC हो गई, ये सारी चीज़ें हो गई। तो कौन सा नहीं है? तो देखो, अगर इसमें आंसर अगर आप सोचोगे तो नियोप्रीन होगा। थर्मोप्लास्टिक कौन सा नहीं है? नियोप्रीन, बिकॉज नियोप्रीन इज द सिंथेटिक रबर है। ये सिंथेटिक रबर है, तो थर्मोप्लास्टिक तो होगा नहीं। टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन, पॉलीथीन वगैरह है। और एक होती है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होती है, जैसे बैकेलाइट हो गया, तो इसको क्या होता है कि आप दोबारा यूज नहीं कर सकते हो, कैन नॉट बी रीसेप्ट, नॉट रीयूज कर सकते हो। इसको आप रीयूज कर सकते हो थर्मोप्लास्टिक पर, इसको थर्मोसेटिंग को रीयूज नहीं कर सकते हो। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि व्हेन वाज द थर्ड टीयर एडेड इन द इंडियन फेडरल सिस्टम, मतलब थर्ड टीयर कब ऐड किया गया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कब ऐड किया गया था। थर्ड टीयर गवर्नमेंट, पंचायती राज, 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73वां और 74वां एक्ट 1992 आया था, वहाँ पे हुआ था अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज में, है ना। जिला परिषद, पंचायत, ब्लॉक जो आंसर था वो आंसर हो जाएगा ये। तो ये ऐड किया था इंडियन फेडरल सिस्टम में 73rd पंचायत के लिए, 74th म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए, जिला परिषद, पंचायत समिति और विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत। ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन, प्रोटीन डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो होती है, केमिकली डाइजेशन ऑफ प्रोटीन जो है तो है वो स्टोमक से स्टार्ट होती है, स्टोमक से, आमाशय से होती है, और एंड होती है यहाँ पे। सो स्टार्ट अगर पूछ रहा है, सो स्टार्ट होती है स्टोमक से और एंड होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और बॉडी क्या करती है, इसको अमीनो एसिड बनाते हैं, अमीनो एसिड्स। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो आर्टिकल 3 क्या कहता है, सो देखते हैं। आर्टिकल 3 कहता है कि पार्लियामेंट लॉ से किसी भी स्टेट का बाउंड्री एरिया को इंक्रीज कर सकता है, मतलब एरिया बढ़ा सकता है, एरिया को घटा सकता है, एल्टर कर सकता है बाउंड्री को, किसी भी स्टेट की बाउंड्री को, किसी का नेम चेंज कर सकता है, अल्टर नेम, या नया स्टेट बना सकता है, फॉर्म न्यू स्टेट। तो पार्लियामेंट ये सारी चीज़ें बना सकती है। तो क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकती है, अल्टरेशन ऑफ एरिया कर सकती है, बाउंड्री को बढ़ा सकती है, नए राज्यों का एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट नहीं कर सकती है। तो इसमें आर्टिकल 3 के अनुसार से, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 में के अनुसार से पार्लियामेंट ये नहीं कर सकती है। ये एक्सप्लेनेशन। अगला है कि यूज ऑफ पॉलिश्ड राइस। अगर आप खाने में पॉलिश राइस का यूज करते हैं तो आपको कौन सी बीमारी होगी। देखो, रिकेट्स जो होती है वो विटामिन डी की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से। ये घेघा रोग है आपको, है ना, ग्वाटर, ये आयोडीन की कमी से होती है। ये बेरी बेरी है, बेरी बेरी किस चीज़ की होती है, ये तो आप याद ही रख लेना, विटामिन बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, है ना। सो विटामिन बी से होती है, और एनीमिया जो होती है वो आयरन की कमी से होती है। तो ये तो आप इतना पता चल गया। अब अगर पॉलिश्ड राइस है तो उससे क्या होगा, तो अगर राइस को आप पॉलिश ही करते हो तो उसकी न्यूट्रिएंट चली जाती है, और अगर वो उसमें न्यूट्रिएंट नहीं होगा
तो आपको हो जाती है न्यूरोलॉजिकल डिजीज होती है बेरी, है ना, कि तो उसमें विटामिन बी खत्म हो जाता है, और जब विटामिन बी खत्म हो जाता है पॉलिश हटाने से तो उसको रोग हो जाती है बेरी। अब ये पूरी याद रखो आप, विटामिन ए से लॉस ऑफ विजन, विटामिन बी से बेरी, विटामिन सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, कैल्शियम से कमी से बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन से गोइटर, आयरन से एनीमिया। अगला है कि इन द रिमूवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर डज द पार्लियामेंट नॉट प्ले। अब कौन सी, किसको हटाने में पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं होता है। अच्छा देखो, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को हटाना है, तो आर्टिकल 124 हमारे भारत का कहता है, संविधान कहता है आर्टिकल 124 के आधार पे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है ना, प्रेसिडेंट के द्वारा, अगर प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी होगी तो सुप्रीम कोर्ट के जज को पार्लियामेंट के द्वारा हटाया जा सकता है, और इवन हाई कोर्ट के जज को भी हटाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि यूपीएससी के चेयरमैन जो है, यूपीएससी के चेयरमैन के लिए पार्लियामेंट नहीं जाना है, पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, बट इसमें पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होनी है। अगर मान लेते हैं कि पार्लियामेंट आर्टिकल 317 कहता है कि कोई भी चेयरमैन हो या किसी पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई अदर मेंबर हो, उसको ऑफिस से हटाया जा सकता है प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे, अगर उसको मिसबिहेवियर के ग्राउंड पे। लेकिन मिसबिहेवियर का जो ग्राउंड है, अगर उस पर आरोप लग रहा है मिसबिहेवियर का, तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, सुप्रीम कोर्ट को बोलेंगे कि इसकी जांच कीजिए। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट जो इंक्वायरी करेगा उस इंक्वायरी के आधार पे उसको हटाया जाएगा। तो इसमें पार्लियामेंट जाने की बात नहीं है। कैग को सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह हटाया जाता है तो कैग भी हो जाएगा। सो तीसरा जो आपको यूपीएससी के चेयरमैन है वो जो है सो पार्लियामेंट में जाने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको हटाने के लिए पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कोएगुलेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब सारी विटामिन पढ़ लो। विटामिन ई क्या करता है, टेंडेंसी बनाते हैं कि ब्लड जो है सो तक्का ना बनाए, ब्लड टू क्लॉट, डिक्रीजेज द टेंडेंसी फॉर ब्लड टू क्लॉट। और के क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग को रोकता है, ब्लड कोएगुलेशन को। सो विटामिन के इज द आंसर। बाकी सी और ए तो आपको अभी पढ़ा है। द सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ ऑल इलेक्शन टू द पंचायत। 324 आर्टिकल क्या बोलते हैं, आर्टिकल 324 कहता है कि देयर मस्ट बी अ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 में है। आर्टिकल 153 कहता है कि हर स्टेट में होनी चाहिए एक गवर्नर। और आर्टिकल 324 क्या कहता है कि सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, ये इलेक्शन कमीशन। बट कौन सी इलेक्शन, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट की, और आपको विधानसभा, विधान परिषद की। स्टेट इलेक्शन कमीशन हमारे संविधान के 243 के और 243 ZA में दिया हुआ है। इनका है हाथ में, स्टेट इलेक्शन कमीशन के हाथ में है। 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ये ऐड की गई थी, और इसके हाथ में है पंचायत की इलेक्शन करानी। ओके, ये एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द सेकेंड पार्ट। सो दिस इज द कोटेशन ऑफ द डे, दैट एवरी डे इज ए चांस टू गेट बेटर, डोंट वेस्ट इट। समय को व्यतीत नहीं, वेस्ट नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। हर दिन आपको, इट्स नेवर टू लेट। ठीक है, सो थैंक यू। दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे सब PDF मिल जाएगी, और दिस इज द यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।